हेमंत करकरे सिर्फ इसलिए मारे गए कि मालीगांव ब्लास्ट केस का तमाम इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के तहत वो कर रहे थे। चंदा लेने का मकसद सिर्फ ये है, ये दिखाना है उनको कि देखो कितने हिंदू जो हैं वाइब्रेंट हैं, कितने वोलेटाइल हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं पॉलिटिशियन, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या जो भी हो, उनको वो ही नचाते हैं। वो अपने आप को मुगल आजम समझते हैं और ये सारे अमला जो है उनकी अनारकली है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी कुछ खास आम लोगों से हमने बातचीत की और कुछ खास लोग हमारे साथ है। जनाब निसार साहब, एक्स एसीपी कोलकाता पुलिस है। तो इनसे इन मुद्दों पर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इस तरह के हादसात होते हैं राम मंदिर से रिलेटेड, तो किस तरह से चीज़ें बदलती है और किस तरह से जो है समाज के अंदर जो एक तरह की नफरत भरने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये है कि अभी कुछ महीने से जो है लगातार राम मंदिर के नाम पर चंदा का सिलसिला शुरू हो रहा। उसके बाद आपने देखा कि मंदसौर में, उसके बाद फिर एक मामला आया इंदौर का, और अभी एक नया मामला ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है हर भारतीय जनता पार्टी के कैडर जो है हर घर से 10-10 रुपए चंदा ले रहे। तो ये सरकार जब 3,000 करोड़ के 3,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट बना सकती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, तो फिर 1,000 करोड़ का राम मंदिर ये अपने फंड से क्यों नहीं बना रही? क्या लगता है आपको ये सब चीजों में? देखिए, ये राम मंदिर का इशू तो बड़ा सियासी इशू था, बिल्कुल पॉलिटिकल इशू था, पॉलिटिसाइज भी किया गया था और पोलराइजेशन का इशू था। ये सही है कि 3,000 करोड़ का वो क्या बोलते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टैचू बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट टॉप टॉप मोस्ट स्टैचू है। लेकिन उस स्टैचू से राम मंदिर के इशू का आप अलग करके अगर सोचिएगा, उस इशू से हिंदू हिंदू इमोशन रिलेटेड नहीं था। एक हद तक ठीक है कि वो उन्होंने अब तो वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के आदमी कहे जा रहे हैं, बीजेपी का आदमी कहे जा रहे हैं, जबकि इनफैक्ट वो कांग्रेस के आदमी थे। आरएसएस को वो होम मिनिस्टर थे, तो आरएसएस को नाथूराम गॉडसे के वाकये के बाद, गांधी जी के कत्ल के बाद उन्होंने आरएसएस को बैन किया था उसने। लेकिन अब वो उनके आदमी हो गए, तो इससे इस हिसाब से आप देखिएगा तो वो उनसे इमोशनल तो रिलेशन रहा, लेकिन इतना नहीं है जितना राम मंदिर का इशू है। राम मंदिर के सिलसिले में जो चंदा वो कर रहे हैं, बीजेपी के पास या आरएसएस के पास इतने पैसे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती अभी। लेकिन ये चंदा लेने का मकसद सिर्फ ये है, ये दिखाना है उनको कि देखो कितने हिंदू जो हैं वाइब्रेंट हैं, कितने वोलेटाइल हैं, कितने इच्छुक हैं कि राम मंदिर जो है हम सब के पैसे से बने और हम लोग उसमें अपना अपना योगदान करें। तो ये जो 10 रुपया कर का चंदा हर घर से देना और तमाम लोगों का इस तरह से शामिल होना, कुछ लोगों का कहना है कि हम अपनी तरफ से ईंट देंगे, कुछ कहते हैं कि हम चांदी की ईंट देंगे, कुछ कहते हैं सोने की ईंट देंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था एक दफा कि राम मंदिर का की तामीर जब होगी तो एक ईंटा हम भी जाके वहां लगाएंगे। कुछ दिन पहले आपने ये देखा होगा। तो असल इस बीजेपी आरएसएस सब कुछ कर सकती है, वो बिल्कुल अकेले बना सकती है, इतना फंड है उसके पास, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो आवाम को जोड़ने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो हिंदू इमोशंस को दिखाना है कि देखो कितने हिंदू जो है आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से खुश हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है और हिंदुओं के आस्था के मुताबिक दिया है, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। अभी तो सर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने खुद धज्जी उड़ा दी। जिस तरह से अभी जो है कहा गया कि मंदिर पीछे नहीं था, मगर मंदिर तोड़ा भी नहीं गया, मस्जिद जो है उस जगह पे नहीं बनाई गई जहाँ पर जो है मंदिर तोड़ने की बात थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा। अभी नया अपडेट ये आया कि वहाँ पे 2,200 फीट नीचे बालू पाया गया, सरयू रिवर की एक धारा पाई गई। तो लोगों ने सवाल उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसा जजमेंट दे रहा है कि उसने पढ़ा भी नहीं और जजमेंट दे दिया। तो फिर अगर वहां पर बालू है, रेत है, तो फिर मंदिर कहाँ गया? मंदिर कहाँ गया? नहीं, ये बात आपने सही कही। देखिए, बाबरी मस्जिद के का जो केस चल रहा था, जो जजमेंट आया है, ये तो बिल्कुल फिशी जजमेंट है, बहुत ही रिडिकुलस है। रिडिकुलस इस माने में है कि मजाक का खेज है, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और यही वजह है कि रंजन गोगोई को जब राज्यसभा का एमपी बनाया गया और जब वो राज्यसभा हलफ लेने के लिए गए, तो चारों तरफ से सिवाय बीजेपी की छोड़कर तमाम लोगों ने शेम शेम कहा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ राज्यसभा के एक सीट के लिए हिंदुस्तान की तकदीर बदल दिया उसने। और ये सही मानो में ये फैसला, देखिए राहत का शेर भी है, फैसला जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। अब तो ये राम मंदिर का फैसला ऐसे ही फैसला है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं बाबरी मस्जिद के फेवर में। एक्स्ट्रावेकेशन जो हुआ, वो जो जो खुदाई जमीन की खुदाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो है इसके अगेंस्ट में है कि वहाँ कोई मंदिर का वजूद नहीं था 1528 में। ठीक है, तमाम शवाहिद। फिर रामलल्ला को उन्होंने पार्टी मान लिया, जबकि पहले रामलल्ला को कहा था कि इसको हम पार्टी नहीं मानते।
अब राम लल्ला विराजमान हो गए और राम लल्ला को उन्होंने पार्टी मान लिया कि राम लल्ला भी एक फरीक है, और ये अब आस्था की बुनियाद पर। तो ये राम मंदिर का जो पूरा फैसला या पूरा मुद्दा जो था, वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ, आस्था की बुनियाद पर हुआ है। और अभी तो हिंदुस्तान में आस्था ही पर सब काम हो रहा है। कानून का फिर ज़रूरत क्या? फिर मंदिरों में ही फैसला हो जाए। मजाक है ये, अब तो सब वही हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा मथुरा की मस्जिद के लिए जब पहला पिटीशन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दाखिल हुआ था, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उसको कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया, पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया। अब उसके बाद आपका केस चल रहे हैं। आज देखिए, काशी और मथुरा के मस्जिद के बारे में दोनों मुद्दई मुद्दाले दोनों कोर्ट में जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की अदलिया सही मानों में एक मजाक बन गई है। आज देखिए किसानों का मसला क्या है। आज किसान के बारे में एक यूट्यूब में हम एक चैनल पर देख रहे थे कि वो मुंबई से एक साहब कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ललकारते हुए कि आप क्यों सोए हुए हैं। किसान जो है, हिंदुस्तान किसान गांव में बसता है। किसान हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है। हम अगर किसान को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे। और ये आंदोलन कोई आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़े इनकलाब का पेशकीमा है। आप इसके पर फौरन तवज्जो दीजिए और हुकूमत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुलाइए। ये आप पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। लेकिन नहीं करेंगे वो लोग, इसलिए नहीं करेंगे कि ये तो बिकाव है। आज जो नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो मीटिंग कर रहे हैं। 4-5 मीटिंग हो चुकी शायद गालिबन, फिर भी मीटिंग का एक डेट रखा है इन्होंने। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सब तो फिशी बॉय है। असल तो मामला जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरमियान है। अब मोहन भागवत हैं, ये 3 आदमी जो हैं ये इसके मालिक हैं, जो इसका फैसला जो भी करते हैं। और ये मामला आपको बहुत सुन के हैरत होगी जो मैं कह रहा हूँ, शायद किसी ने कहा भी होगा कि अभी वो ये लॉ को रिपील करना इसलिए नहीं चाहेंगे। अगर ये लॉ रिपील करेंगे तो फिर सीएए को रिपील करने की बात आएगी, फिर नए का आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को रोका जाए, समझा बुझा करके कुछ अमेंडमेंट करके बदलाव भी हो सकता है। तो ये असल में ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनको जो है हुडविंग करके, इनको समझा करके, इनको बोका बना करके इसको कायम रखा जाए और ये लॉ रिपील नहीं हो, कुछ अमेंडमेंट कर दे, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। अगर ये पूरा का पूरा रिपील करेंगे तो फिर सीएए को रिपील करने की डिमांड उठ जाएगी। और शाहीन बाग में यही मांग मांग की जा रही थी, जबकि शाहीन बाग के लोगों को पहले अलकायदा का एजेंट कहा गया, जैश ए मोहम्मद कहा गया। इसको भी कहा गया था कि खालिस्तानी है, लेकिन जब देखा कि ये चलेगा नहीं और हम लोग पर आफत आ जाएगी, तो इन लोगों ने इस स्लोगन को हटा दिया। वरना इसके बारे में भी यही कह रहे थे, लेकिन बात है आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, एसीपी रहे हैं कोलकाता पुलिस में। एक सवाल ये है कि मंदसौर और इंदौर वाला जो मामला हुआ, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी और उसके बावजूद झंडा लगा दिया गया। तो इस तरह के जब जजमेंट आते हैं तो ऊपर हाई लेवल से परमिशन होता है या पुलिस जो है ज़ात के या धर्म के आधार पे कह देती है कि ठीक है आप जो है झंडा लगा लीजिए? देखिए, ये ऐसा इशू है, ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है। कोई आदमी नहीं बोलेगा कि इसके इसके लिए कानूनी जवाज़ है। पुलिस वाले नहीं कहेंगे कि हमको किसी का ऑर्डर आया था, इसलिए कि उसका कोई एविडेंस नहीं दे सकेंगे, ठीक है? ऊपर वाले कभी नहीं कहेंगे हमने ये ऑर्डर दिया है, ऊपर वाले भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि फिर कानून की गिरफ्त में आएँगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको वो लोग ये बताएँगे और यही बताते भी हैं आमतौर से कि भाई अवाम के हिजान के आगे, अवाम के सेंटिमेंट्स के आगे, अवाम के अफरा-तफरी के आगे, अवाम के अनरेस्ट के आगे, इंतशार के आगे हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग मजबूर थे। अगर हम लोग उसको उतारते, हम लोग उसको नहीं लगाने देते, तो एक ब्लडशेड होता है यहाँ पर, ब्लड लीडिंग वायलेंस हो जाता है यहाँ पर। इसलिए हम लोगों ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम लोगों ने जो है कुछ इंटरफेरेंस नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिली-भगत से होती है। सर कि जैसे कोई सेकुलर सरकार होती है और कोई ऐसी सरकार आ जाती है तो ज़ात के नाम पर या मज़हब के नाम पर राजनीति करती है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो कैसे पूरा सिस्टम बदलता है और किस तरह से सरकार के हिसाब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चलने लगता है? उत्तर प्रदेश देख लीजिए, फिर भोपाल देख लीजिए, इस तरह की बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सेट आ रहे हैं सामने। देखिए, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक तो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया इज़ अ स्टेट व्हिच हैज़ नो स्टेट रिलिजन। हिंदुस्तान का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे बहुत पहले नेपाल हिंदू स्टेट था, अब तो वह डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। जब हिंदू स्टेट था तो वो उसको सेकुलर नहीं कहा जा सकता था। दैट वाज़ अ कंट्री व्हिच वाज़ ए हिंदू स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट व्हिच हैज़ नो स्टेट रिलीजन। कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है। तो अब यहाँ अब सेकुलरिज्म को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। सेकुलरिज्म को मिस इंटरप्रेट किया गया। सूडो सेकुलरिज्म कहा जा रहा है। और आपको याद है पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने कहा था ये सेकुलरिज्म का सही इंटरप्रिटेशन नहीं है जो किया जा रहा है, कि नहीं हम लोग तो मज़हब को नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, हम लोग स्टेट के लेवल पर चलेंगे। लेकिन सही मानों में हिंदुस्तान एक धार्मिक कंट्री है, एक हिंदू स्टेट है, वो हम कहते हैं हमेशा से। तो लिहाजा यहाँ पर हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर चलना पड़ेगा।
इसीलिए सेकुलरिज्म का इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, बल्कि सही ये तो ये है कि जब ये मुल्क सेकुलर स्टैंड पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टैंड करता है, तो यहाँ कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं होना चाहिए। और स्टेट का पैट्रोनेज कब होता है? जैसे आप देखिए यहाँ पर कि आज ये कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल में 30% या 27% या 28% ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज हैं, वो आर मुस्लिम माइनॉरिटीज, जिसका अपीजमेंट पॉलिसी जो है प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। यही तो एलिगेशन है। और इसको हटाने के लिए ये लोग हिंदू माइंड्स को वर्गला रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं मुसलमानों से कि देखो वो तो हिंदुओं का साथ दे, मुसलमानों का साथ दे रही है, लिहाजा तमाम हिंदू एक हो जाओ। तो ये उनका असल में, वो तो अपना आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी ने कोई बहुत ज़्यादा हमारी नहीं कर दिया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दे दिए हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसी को दिया है उसने, वो भी बहुत सारे राइट्स नहीं मिले हैं। आज एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए वही है जो आज से 10 साल 11 साल पहले था, कोई इजाफा नहीं उसमें हुआ है। थोड़ा बहुत आँच लगा देने से, गेट लगा देने से माइनॉरिटीज़ का भला नहीं होता है। माइनॉरिटीज़ को रोज़गार चाहिए, माइनॉरिटीज़ को ज़बान की तरक्की चाहिए, माइनॉरिटीज़ को सकाफ़त और कल्चर की तरक्की चाहिए, उसके संस्थाओं की तरक्की चाहिए, उसके संस्कार की तरक्की चाहिए। ये तो नहीं हुआ है। तो ममता बनर्जी ने भी वही किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है करने के लिए। उसने कोशिश ज़रूर की है कि हमको कुछ करना चाहिए, चूँकि ये कम्युनिटी जो है हमेशा जो है नेग्लेक्टेड कम्युनिटी रही है। सब लोगों ने इनसे वादा किया लेकिन कुछ दिया नहीं है, उन्होंने कुछ देने की कोशिश की है। नहीं सर कि बीजेपी की पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस में कुछ अंतर देखने में मिलता है आपको? देखिए, ऐसा है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए ना जो क्या कहते हैं वो 26/11 में जो हुआ, जिसमें हेमंत करकरे मारे गए। हेमंत करकरे मारे गए। हेमंत करकरे क्यों मारे गए? हेमंत करकरे इसलिए मारे गए, इसका जवाब बस यही है। हेमंत करकरे सिर्फ इसलिए मारे गए कि मालीगांव ब्लास्ट केस का तमाम इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के तहत वो कर रहे थे, और उसमें जो है उन्होंने चार्जशीट दिया था। ये हिंदू एलिमेंट्स के खिलाफ चार्जशीट दिया था। जितने हिंदू थे, मेरे पास चार्जशीट की कॉपी भी है, अगर आप कहिएगा तो मैं कभी दे दूंगा आपको। उसमें तमाम हिंदू जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ उसने चार्जशीट दिया था, और ये लोग तलाश कर रहे थे कि वो मौका कब आए कि इसको उड़ा देंगे। और हेमंत करकरे जब 26/11 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, या जो भी बड़े वाकया हुआ, या बम्बे में जो बम्बे में हुआ था, ये 26/11 वाला, तो ताज ताज में हुआ, दूसरे बहुत सारे होटलों में हुआ, है ना, जिसमें फॉरेनर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए, बेचारे जख्मी हुए, मारे गए, बहुत कुछ हुआ। तो एक मौके का इंतजार था। पुलिस जो है एक्चुअली क्या है, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सब कुछ बेकार है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं पॉलिटिशियन, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या जो भी हो, उनको वो ही नचाते हैं। वो अपने आप को मुगल आजम समझते हैं, और ये सारे अमला जो है उनकी अनारकली है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो अब स्टेट की पुलिस का फर्क ये होता है कि हमारे यहाँ जो मगरबी बंगाल में जो पुलिस है, ये जो कलकत्ता पुलिस का हम बता रहे हैं, कलकत्ता तो खुद इट्सेल्फ 1911 तक के ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी, है ना? तो कलकत्ता का अलग डायरेक्टरेट था, कलकत्ता का अलग कमिश्नरेट था, अभी भी वो है। कलकत्ता इटसेल्फ इज ए कमिश्नरेट, इसलिए यहाँ एक पुलिस कमिश्नर है, जो अब हो गया डिस्ट्रिक्ट्स में। बैरकपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, आसनसोल हो गया, बर्धमान हो गया, बहुत जगह हो गया, हावड़ा हो गया है। लेकिन कलकत्ता एक खुद कमिश्नरेट था जो हमेशा से रहा था। ये 10 साल में कमिश्नरेट बदल गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन कलकत्ता की पहचान आज भी वही है। तो कलकत्ता पुलिस को इस हिसाब से बनाया गया है, इस हिसाब से सिखाया गया है, इस तरह। दूसरी बात यह है ना कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग उसको कहते हैं। ये सिंगापुर टाइप पर होता है। सिंगापुर में कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट है, वो नेबरहुड पुलिस स्टेशन का कंसेप्ट है। जैसे कि 60,000 आबादी में एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, ऐसा है यहाँ नहीं है। यहाँ तो कई लाख की आबादी में एक पुलिस स्टेशन नहीं है। तो उसके हिसाब से कलकत्ता में तो, उस हिसाब से जिस जमाने में मैं कम्युनिटी पुलिसिंग पढ़ा रहा था, उस हिसाब से कलकत्ता में 206 पुलिस स्टेशन होना चाहिए था, जबकि उस वक्त था 45, अब 73 है। तो कहने का मतलब है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग में क्या था कि पुलिसिंग का जो मेंटेलिटी था, जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था, उसको चेंज करना पड़ा। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर एक सब्जेक्ट लाया गया पुलिस में, ट्रेनिंग कॉलेज में। जब बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं, हमारे वक्त में नहीं था, लेकिन हमारे बाद जो लोग पुलिस में सर्विस में गए, उसको ह्यूमन बिहेवियर की एक कोचिंग करनी पड़ती है, क्लास लेना पड़ता है, उसमें पढ़ना पड़ता है उसको। तो ह्यूमन बिहेवियर जब पढ़ता है तो उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोजेक्ट आता है, नेबरहुड पुलिस स्टेशन का प्रोजेक्ट आता है, और ये कहा जाता है कि तुम एक दूसरे के साथ तालमेल करो। इसीलिए देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ब्लड डोनेशन कैंप पुलिस करती है, पाड़ा फुटबॉल पुलिस करती है, पाड़ा क्रिकेट पुलिस ऑर्गेनाइज करती है, नवोदिशा पुलिस ऑर्गेनाइज करती है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के पढ़ाने का प्रोग्राम पुलिस ऑर्गेनाइज करती है, सीनियर सिटीजन के साथ लियासो बनाने का प्रोग्राम पुलिस करती है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत होता है, जिसके वजह से अवाम के साथ जो इंटरेक्शन है पुलिस का,
जो पहले पुलिस का चेहरा था, लोग समझते थे कि आज़ादी के पहले पुलिस को बनाया गया है आज़ादी के मूवमेंट को क्रश करने के लिए, लेकिन आज़ादी के बाद तमाम चीज़ें बदल गई। अब पुलिस को आप उस अंदाज से सोचिएगा तो पुलिस भी काम नहीं कर सकेगी और आपका भी काम नहीं होगा। इसलिए पुलिस को और पब्लिक को जो है इंटरफेस जोड़ के चलना चाहिए, उसको कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर बदलना होगा और कम्युनिटी पुलिसिंग लाना होगा। पुलिस फ्रेंडली इमेज पुलिस को बनाना होगा। अब पुलिस को और आवाम को जो है अपना भी पुलिस फ्रेंडली इमेज बनाना होगा। सर आपके जो पुराने बिरादरी वाले लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के होगा या मध्य प्रदेश के होगा, उनके ऊपर बहुत है। जिस तरह से जर्नलिज्म में अब दलाली टाइप के शब्द इस्तेमाल होने लगे हम लोगों को लेकर, तो ये है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने जो है ना मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जिस तरह से किया और अभी कर रहा है, और फिलहाल जब ये जो चंदा इकट्ठा होगा तो उसमें भीड़ लगेगी, तो उस पर पुलिस का रूल क्या होगा? क्या पुलिस मुस्लिम नौजवानों को पकड़ेगी या जो लोग चंदा इकट्ठा करेंगे उनको पकड़ा जाएगा कि आप भीड़ क्यों ला? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जब चंदे के लिए निकलेगी मुंबई की सड़कों पर या इंदौर की सड़कों पर, तो एक तफरका पैदा हो सकता है, फ्लैक्चुएशन हो सकता है इन्वायरमेंट। तो उन चीज़ों में तो पुलिस की तरफ से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यूपी पुलिस के बारे में जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि सब कुछ आकाओं की मर्जी से चलता है। यू जो जो पुलिस की जो मैनुअल है, पुलिस का जो लॉ है, बायलॉज है, पुलिस का जो डिसिप्लिन है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। आईपीएस ऑफिसर माउंट आबू में राजस्थान में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है? तो जो वहाँ पढ़ाया जाता है मैनुअल वही यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। पुलिस का मैनुअल 1861 का लॉर्ड मैकॉले का जो कानून है, इंडियन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जिसको आप कहते हैं, 1861 में बना। आजा गदर के पहले बाद गदर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट यही हुआ था कि लॉर्ड मैकॉले ने 1861 में इंडियन पेनल कोड बनाया। तो वो आज तक बदला नहीं है, वही चल रहा है। तो अब यूपी की पुलिस अलग, यहाँ की पुलिस अलग क्यों हो रही है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ की हुकूमत जो है पुलिस को इस पर्पस के लिए यूज नहीं करती है कि पुलिस जो है दबे कुचले लोगों को और दबा कुचला बनाया जाए। यूपी की पुलिस जो है, योगी की पुलिस है, उनकी अपनी मनमानी चल रही है। जहाँ तक है चंदा लेने वालों की बात है, जब चंदा लेने के लिए उतरेंगे और उसका एक पॉसिबल रिएक्शन अगर आवाम की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में आवाम उतरेगी और मुखालफत करेगी तो पकड़े मुसलमान जाएंगे, वो नहीं पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जगह भी मुसलमान का छीना है, जेल वही मुसलमान जाए और मारा भी मुसलमान। आप देखिए हिंदुस्तान की तारीख यही, अभी तक सब कुछ यही हो रहा है। मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ पकड़े गए वो, जेएनयू में जो कुछ हुआ पकड़े गए वो, जामिया में जो हुआ पकड़े गए वो, अलीगढ़ मुस्लिम में मुस्लिम जो हो रहा पकड़े गए वो। यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सब कुछ इस तरह हो रहा है। इसलिए कि यूपी की पुलिस जो है ना, अब यूपी की हुकूमत जो है अपने पुलिस को अपने मिजाज में ढाल रही है और जो उनका फरमान हो रहा है उसी पर वो काम कर रहे हैं। बल्कि लॉर्ड मैकॉले के इंडियन पिनल कोड के मुताबिक वो नहीं चल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं। तो पुलिस खुद जो कानून व्यवस्था संभाल रहा है वो कानून व्यवस्था के खिलाफ हो आप गया। देखिए कपिल शर्मा बोल रहे हैं, डीसी पीछे खड़ा है। कपिल शर कपिल मिश्रा बोल रहे हैं, अब पीछे डीसीपी खड़ा है। क्या किया उसने? क्या किया उसने? अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, पुलिस के सीनियर अफसरान खड़े हैं। क्या किया उन्होंने? होम मिनिस्टर खुद बोल रहा है, यहाँ बटन दबाएंगे वहां क्या होता है, करंट लगेगा। क्या किया पुलिस ने? पूरे देश का मतलब होम सेक्रेटरी, होम चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो खुद इसमें मुलविस है। बिल्कुल कपिल मिश्रा का बयान देख लीजिए, अनुराग ठाकुर का बयान देख लीजिए, आप दूसरे तमाम लीडरों का बयान देख लीजिए। तो इसमें क्या पता चलता है, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? ये दिखा ये रहा है कि हम जो बोलते हैं ये कानून है, तुम्हारी किताबें अपनी जगह है। वही है जो मुसलमानों के खिलाफ। मतलब बोल रहे हैं, एकदम क्लियर बात बोल रहे हैं। वो क्या अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? गोली मारो सालों को, सालों को गोली मारो किसको कहा जा रहा था? गोली का निशाना कौन बनने वाले थे? टारगेट कौन था? हदफ कौन था? उनका निशाना कौन था? मार ही दिया ना राम गोपाल भक्त। मार दिया, मारा। देखिए उन लोग का क्या हुआ, लोग भी सब बेल आउट हो गए। थोड़ी देर के लिए पकड़ाया, पकड़ाने के बाद बेल आउट हो गया। तो जब कानून की खिलाफ वर्जी इन प्रेजेंस इन द आईज ऑफ इन फ्रंट ऑफ द डीसी एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीनियर अफसरान जो है उनके सामने अगर किया जाए, आज जो लब जिहाद जो हो रहा है, देखिए लब जिहाद में कितने कौन लोग पकड़ा रहे हैं? आप बताइए, सब मुसलमान पकड़ा रहे हैं। आप क्यों नहीं पकड़ते हैं शाहनवाज हुसैन को? क्यों नहीं पकड़ते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को? क्यों नहीं पकड़ते हैं आप? उसमें भी नहीं मुसलमान पकड़ा रहे हैं आप। आप देखिए इससे पहले केरला में क्या हुआ था, एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान से शादी की थी, फिर उसको कोर्ट ने शौहर के हवाले किया कि यह कानून नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। आज 104 आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ने
योगी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इश्क करना तो किसी मजहब और किसी जात और किसी ये का तो मामला नहीं होता है ना। धर्म देख के ही इश्क होगा। आप देखिए राजेंद्र सिंह बेदी का क्या शेर है, वो एक मजहबी शेर है जो हम कह दे रहे हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये राजेंद्र सिंह बेदी का शेर। तो इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, किसी से इश्क हो ही सकता है। तो आप अगर इश्क के मामले में, लव जिहाद के मामले में आप पकड़ना तो अडवाणी को पकड़िए, मुरली मनोहर जोशी को पकड़िए, जिनके ये लोग दामाद हैं। कौन पकड़ेंगे? शायद आप जैसे कुछ लोग आएंगे। नहीं, हमारे जैसे लोग भी नहीं पकड़ सकेंगे। इसलिए नहीं पकड़ सकेंगे कि हमारे हाथ में भी जो है ना वो बांध दिया जाएगा, हमारी जबान बंद कर दी जाएगी, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे आप तो अभी बोल रहे हैं रजा साहब, कुछ दिनों के बाद आपके बोलने पर भी टैक्स लगेगा। आपके बोलने के पीछे भी एक आदमी लगा रहेगा, जो आप जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग होगी और उसके मुताबिक आपके खिलाफ इंडियन पिनल कोड के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जनाब निसार साहब थे, एक्स एसीपी कोलकाता पुलिस है, उनसे बातचीत हो रही। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ पर भी पुलिस की अपनी एक परिभाषा है, वहाँ पर उनके जो जिस तरह से रिप्यूटेड उनकी स्टेज थी, इमेजेस थी, वो कहीं ना कहीं आप जो है वैनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो है मुसलमानों पर ख़ास निशाना बना रही। इसी मुतालिक इनसे बातचीत कर रहे थे। जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। मैं कोलकाता से अपडेट कर रहा था, रज़ा अंसारी।